सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। पिछले 24 घंटे के अंदर चीन का गुरूर पूरी दुनिया के आगे चकनाचूर हो गया है, यकीन मानिए। नैन्सी पेलोसी के दौरे से पहले चीन की गीदड़ भभकी शुरू हो गई थी, ये आप जानते हैं। लेकिन चीन की धमकी के आगे 82 साल की नैन्सी पेलोसी झुकने से मना कर देती है। ताइवान की अपनी 20 घंटे की यात्रा को आराम से पूरा करती हैं और फिर नैन्सी दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो जाती है। किसी भी वक्त उनका विमान दक्षिण कोरिया में लैंड कर सकता है। नैन्सी की यात्रा से आग बबूला चीन क्या क्या धमकी दे रहा था, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। किस तरह अपना गुस्सा निकाला, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन क्या क्या हरकतें हुई है, ये तो समझ लीजिए चीन की तरफ से। चीन के 21 लड़ाकू विमानों ने ताइवान की सीमा लांघी। चीन ने टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशंस का ऐलान कर दिया। ताइवान के इर्द गिर्द 6 जगह चीन युद्ध अभ्यास शुरू कर देता है। ताइवान की सरकारी वेबसाइट पर साइबर अटैक किया जाता है। ताइवान के 2 संगठनों पर आर्थिक पाबंदी लगाई जाती है। चीन में अमेरिकी राजदूत को समन करके विरोध जताया जाता है। चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द सैन्य अभ्यास के लिए जहाज भेजकर एक तरफ नैन्सी पेलोसी का रास्ता रोकने की कोशिश की, दूसरी तरफ ताइवान को धमकाने की कोशिश भी हुई। कूटनीतिक तौर पर भी चीन धमकी देने से अपने आप को रोक नहीं पाया। चीन ने पेलोसी के ताइवान दौरे पर क्या क्या बयान दिए, ये भी आप जान लीजिए। चीन ने कहा कि पेलोसी की ताइवान यात्रा एक मजाक है, इट्स अ जोक। आग से खेलने वालों का नाश होगा, ये भी कहा। चीन को अपमानित करने वालों को सजा मिलेगी। संप्रभुता की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम चीन उठाएगा। ताइवान कार्ड खेलना बंद करे अमेरिका, ये वो बयान है जो इन 24 घंटे में आते चले गए। लेकिन चीन की ये गीदड़ भभकी अभी कम नहीं हो पाई। बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या हो सकता है। नैन्सी के दौरे के बाद ताइवान का क्या होगा, हमें इस सवाल का जवाब चाहिए। क्या नैन्सी का दौरा युद्ध की वजह बन जाएगा, इसका जवाब भी चाहिए। ताइवान पर हमला क्या चीन कर देगा, ये भी बड़ा सवाल है। क्या ताइवान की आर्थिक नाकेबंदी चीन की तरफ से हो जाएगी, क्योंकि कुछ जगह तो आपने देख ही लिया हो गया है। चीन ने हमला किया तो अमेरिका बचाएगा क्या, क्योंकि ऐसा अमेरिका अक्सर करता हुआ दिखता नहीं है। चीन के उकसावे का दुनिया क्या जवाब देने वाली है, ये भी अब सबके जहन में गूंज रहा है। और ये भी कि क्या यूक्रेन पार्ट 2 ताइवान बन जाएगा। क्या ताइवान पर चीन का दावा कमजोर होगा। क्या चीन सिर्फ गरजता है, बादल जो बरसते हैं वो चीन नहीं है। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की मेरी हुंकार है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत कर रही हूँ। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। हमारे साथ जनरल A.K. सिवाच साहब जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। अनिल त्रिगुणायात साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक है। सुशांत सरीन साहब जुड़ चुके हैं, सामरिक विशेषज्ञ हैं। अशोक सज्जनहार साहब पूर्व राजनयिक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुशांत सरीन, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, ये क्या हो गया, ये तो ची करता रह गया चीन। नैन्सी कर गई टाटा। नहीं, ये चीन का पुराने आदत है कि अगर जब कोई कदम उठाना चाहता है या अगर उसको कोई चीज़ नागवारा होती है तो वो इस तरीके की एक बहुत हाई लेवल की बड़ा स्ट्राइडेंट सा उनका रिटोरिक शुरू हो जाता है। धमकियां देते हैं, गाली गलौज करते हैं और ये समझते हैं कि ये सब कुछ करने के बाद जो दूसरा पक्ष है वो बिल्कुल सहम जाएगा, वो डर जाएगा, वो पीछे हट जाएगा और बिना कुछ कार्रवाई करे चीन को वो सब उपलब्ध हो जाएगा जो वो चाहता है और जौन सा वो मैसेज देना चाहता है वो भी लोगों में पहुंच जाएगा दुनिया भर में। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि कई देश ऐसे हैं जो इस तरीके की जो धौंस धमकी है चीन की उससे कोई बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होते। कुछ हद तक हमने भारत में देखा है, कुछ हद तक नहीं, बिल्कुल भारत में देखा है। डोकलम के टाइम पर भी, गलवान के टाइम पर भी कि अगर 2-2 हाथ हुए तो वो भी भारत ने कर लिए उनके साथ। ये हमने वियतनाम में देखा है, ये हमने अब ताइवान में देखा है और ये मेरे ख्याल चीन के लिए थोड़ी फिक्र की बात होनी चाहिए कि अगर इतने सारे देश इस तरीके से चीन के सामने आ जाते हैं और आंखों में आंखें डाल के बात करने को तैयार होते हैं या उनकी धौंस धमकी से हटते नहीं है पीछे, तो फिर चीन के पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प बचते नहीं है। प्रॉब्लम ये है रूबिका कि अगर आप इस तरीके की पॉलिसी फॉलो करते हैं और वो सक्सेसफुल नहीं होती
तो फिर आपके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है, क्योंकि फिर सारी दुनिया में ये नजर आता है कि आप क्या एक पेपर टाइगर थे। तो मेरे ख्याल चीन के लिए अभी एक प्रॉब्लम ये है, लेकिन आगे चल के और ये चीन का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आगे चल के चीन ये करेगा कि जरूर कुछ ना कुछ इस तरीके की हिमाकत करेगा कि हाँ, जो अभी उनकी एब्सोल्युटली। नाक कटी है उसको उसको उसका कैसे ठीक हिसाब किया बराबर जाए। कर पाए। हाँ, वो हिसाब बराबर जी। कैसे होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। वक्त एक बड़ी खबर आपको दे देना चाहती हूँ कि नैन्सी पेलोसी जो है, जिनका अगला पड़ाव दक्षिण कोरिया था, वो वहां के एयर स्पेस में पहुंच चुकी है। पहले जो रूट उन्हें अपनाना था, वो रूट चाइना के युद्ध अभ्यास की वजह से वो नहीं अपना पाई, और उसके बाद जो दूसरा रूट उन्होंने चेंज किया, ताइवान से होते हुए फिलीपीन सी से गुजरते हुए उन्हें रुक करना था दक्षिण कोरिया का। और अब खबर यह आ रही है कि दक्षिण कोरिया के एयर स्पेस में पहुंच चुकी है नैन्सी पेलोसी। उनका विमान दक्षिण कोरिया पहुंच चुका है और चीन बस धमकियां देता रह गया, गीदड़ भपकियां देता रह गया, और नैन्सी ने अपना अगला डेस्टिनेशन जो है, बस वो वहां पर पहुंचने को है। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और इसीलिए अब अनिल त्रिगुणाया साहब, एक सवाल जो सबके जहन में आ रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब चीन इतनी बड़ी बात कह रहा था, चारों तरफ युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया था, नैन्सी आई, उसने देखा, उसने सुना, उसे जो कहना था उसने कहा, और वो चली गई। चीन कुछ ना कर पाया, और सच में अब वो कुछ नहीं करेगा। देखिए, वो सच में कुछ करेगा या नहीं करेगा ये तो पता लग जाएगा थोड़े दिनों में। लेकिन एक चीज सबसे बड़ी बात है, अगर हम ये सोच रहे थे कि नैन्सी पेलोसी नहीं आएंगी तो वो भी गलत था, क्योंकि दोनों के लिए ही एक तरह से फेस सेविंग की बात है। और जब एक बार वहाँ पर इस तरह का उन्होंने डिसीजन ले लिया और उसके बाद में बैकआउट करते हैं, तो ऑब्वियसली अमेरिका की साख को भी बड़ा खतरा पड़ता है। और ऐसा जैसा आप चीन के बारे में कह रहे हैं, वैसे अमेरिका की भी साख है आज की डेट में कि वो किसी के साथ कभी खड़ा नहीं हो पाया है, और इसीलिए लोगों को ये लगा कि ताइवान के साथ में क्या होगा आगे। अब किस हद तक चीन उसका बदला लेगा। देखिए, चीन में प्रॉब्लम सबसे बड़ी है शी जिनपिंग की, अपनी खुद की साख की। तो अब अगर वो कुछ भी एक्शन नहीं लेते हैं, ऑलरेडी कुछ तो इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह लगा दी गई हैं चारों तरफ। अभी संडे तक उनकी ये जो एक्सरसाइजेज जो चल रही हैं वो है। मुझे एक डर इस बात का है कि जैसे अब रशिया ने वहाँ एक्सरसाइज की थी यूक्रेन के महीना भर पहले, हाँ। और उसके बाद में सबके ना कहते कहते अंदर घुस गया, तो अब कहीं ये चीन इस तरह की हरकत कुछ ना करे जो कि ताइवान के खिलाफत में आ जाए। तो देखिए, दोनों का प्लेबुक बड़ा सिमिलर सा है। और चीन को, और आप ये समझ लीजिए कि अगर चीन स्ट्रांग ना होता, बड़े लोग मजाक के रूप में बोलते हैं चीन के बारे में कुछ भी, तो ये बाइडन उनको फ़ोन पे बात करके 2 घंटे तक ये ना समझाते कि भाई आप इसको इतना सीरियसली मत लीजिए, हम भी नहीं ले रहे, ये एक नॉर्मल सी विजिट है, हो रही है तो हो जाने दीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि चीन भी जानता है कि इस वक्त वो इस पोजीशन में नहीं है कि लड़ाई कर सके, लेकिन कुछ ना कुछ हरकत ज़रूर करेगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक चीन की ये सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात है, इससे बड़ी खोखली उनकी कोई बात हो नहीं सकती। क्योंकि अगर दुनिया में कोई मुल्क किसी भी कंट्री के साथ में अगर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को किसी की भी वायलेट करता है तो वो है चीन। तो इसलिए उनका कोई वो इस बारे में मैं नहीं समझता कि किसी को वो है। लेकिन ये कि चीन की न्यूसेंस वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, एक बड़ी पावर है। और आपने देखा कि जैसे ही वो यहाँ पर आई थी और आज भी वो अपना रास्ता बदल के गई हैं, उस दिन भी जाते ही थाईलैंड ट्रेड और स्ट्रेट और ये सारा कुछ बंद कर दिया गया था। मेरे फ्रेंड्स ने वहाँ से फ़ोन किया कि वी ऑलरेडी देयर, व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट विल हैपन। तो अगर हम ये सोचते हैं कि जब पेलोसी यहाँ 20 घंटा हैं तो वो अटैक करेगा, तो ये तो बड़ी मैं समझता हूँ इमेच्योर सी बात है। क्योंकि वो अमेरिका के साथ डायरेक्ट नहीं अटैक करना चाहता है, ना डायरेक्ट को लेना चाहता है। लेकिन ताइवान उसकी एक बड़ी रेड लाइन है और वो रहेगी, क्योंकि वो उसको अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। अब ये जो आपने कहा ना कि ये एकीकरण की जो चीन की बात रही है, वो सिर्फ और सिर्फ धता है, वो उसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। इसीलिए अशोक सज्जनहार साहब, आज जो कुछ भी हुआ या कल जो कुछ भी हुआ है, ये वन चाइना से ज्यादा तो डन चाइना दिखाई दिया। जी, आप ठीक कह रहे हैं रुबिका।
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अपने शो पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी सर, थैंक देखिए, इससे पहले जब नैन्सी पेलोसी यहाँ पर आई थी, इससे पहले ही जो बाइडेन ने भी ये कह दिया था, जो इससे हमारी उन्होंने ये भी बता दिया था, जो ये व्हाइट हाउस का पॉलिसी नहीं है जो अभी ताइवान में यहाँ से कोई हाई लेवल विजिट हो। और नैन्सी पेलोसी तो नंबर 3 पर आती हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स उनका नंबर 3 में आता है हायरार्की में। तो उन्होंने कहा था जो इस समय उसकी विजिट नहीं होनी चाहिए, बाद में हो सकती है, परंतु फिर भी उन्होंने कहा इससे कोई ये रिप्रेजेंट नहीं करता है जो अमेरिका की पॉलिसी जो है चीन के बनिस्बत, उसमें कोई अंतर आएगा। और यही नैन्सी पेलोसी ने भी कहा, जो यहाँ पर और बहुत सी कांग्रेस डेलीगेशंस आई हैं वहां से, अमेरिका से। इससे पहले 25 साल पहले भी वहां के जो स्पीकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स थे, न्यूट गिंगरिच थे, वो यहाँ पर आए थे। तो इसको बिल्कुल वैसा ही इस विजिट को भी लेना चाहिए, तो इसको इतना ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। नहीं, और तो ये तो चीन ने अपने आप कर दिया कि तूल देकर अपने आप को छोटा बना दिया, टेंशन को एस्केलेट किया है। हाँ, तो अगर वो खुद अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारना चाहता है तो फिर क्या किया है। अब उसके ऊपर अशोक जी, मेरी आवाज आप तक लेट पहुंचेगी और इसीलिए मैं बस कुछ देर के लिए रुक रही हूँ और उसके बाद जनरल सिवात से भी पूछूंगी, क्योंकि अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है जैसा त्रिगुणायत साहब कह रहे हैं कि कुछ टाइम पहले हमने देखा था यूक्रेन में क्या हुआ था। तो क्या ये यूक्रेन पार्ट 2 बन सकता है? क्या चीन के लिए एक बहाना हो सकता है? ग्लोबल टाइम्स की कुछ हेडलाइंस तो यही कह रही हैं। और चीन जिसका डर था वो करने लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूँ, चीन की तरफ से ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है कि पीएलए की ड्रिल जो है ताइवान को एक करने की चाइना से, यानी ताइवान के एकीकरण के लिए युद्धाभ्यास लगातार जारी है। और इसी लेख में आगे उसने लिखा है, पेलोसी की जो ये यात्रा है वो चाइना की संप्रभुता पर हमला है, सीरियसली वायलेट्स चाइना सोवरेनिटी। ये लिखा है चीन के ग्लोबल टाइम्स, मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में ये बातें लिखी हुई है। और महज ये एक ही लेख नहीं है, ग्लोबल टाइम्स को आप देखिए ऊपर से नीचे तो आपको अलावा इन गीदड़ भपकियों की कुछ और नजर नहीं आएगा। लेकिन क्या इसे गीदड़ भपकी के तौर पर लिया जा सकता है जनरल सिवाज? क्योंकि उसे अपनी साख तो बचानी है, अपनी इज्जत तो बचानी है। ये युद्ध अभ्यास के चक्कर में ऐसा ना हो कि ताइवान पर बिल्कुल वही हो जाए जो रशिया ने यूक्रेन पर किया। हाँ बिल्कुल रूबिका, ये सच्चाई है कि जो यूक्रेन में हुआ ऐसा ताइवान में हो सकता है, मगर आपको समझना पड़ेगा यूक्रेन और जो ताइवान, ये 2 अलग अलग देश हैं और बहुत अलग अलग सिचुएशन है। यूक्रेन का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था अमेरिका को। यूक्रेन का तो एक मोहरा बना के अमेरिका ने रूस को कमज़ोर करने का एक तरीका है, मगर जो ताइवान है वो तो एक इंडो पैसिफिक के अंदर माउथ ऑफ इंडो पैसिफिक में बैठा हुआ है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अमेरिका के लिए। अगर अमेरिका को सुपर पावर रहना है तो ताइवान को अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 60 से 70% जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो यहाँ से जाता है। Whosoever governs the Indo-Pacific will govern the world in future। तो ऐसे में जो ताइवान है वो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अमेरिका इसको कभी भी नहीं छोड़ेगा कि चीन उसको एक प्रकार से कब्जा कर ले। नहीं तो जनरल सिवात इसमें क्या होगा? मैं एक आम नागरिक के तौर पर समझने की कोशिश करूं तो जनरल सिवाज, अभी तो वो नैन्सी पेलोसी को बचा रहा था, जापान की मदद ले ली, फिलीपींस की मदद ले ली, साउथ कोरिया की मदद ले ली, तमाम जो उनके आसपास के इलाके उनकी मदद ले ली। नैन्सी के लिए ये काम उन्होंने किया। नैन्सी पेलोसी एक बार वहां से निकल गई और चीन जब अपने पंजे उनके ऊपर गाड़ने लगा तब क्या होगा? हाँ बिल्कुल, 2 बातें हैं इसमें। सच्चाई है कि क्या ताइवान की इतनी काबिलियत है कि वो चीन का मुकाबला अकेले कर सकता है? शायद नहीं। स्ट्रेटेजिक डेप्थ है? नहीं, छोटा आइलैंड है और वो ज़्यादा देर चीन के मुकाबले में टिक नहीं पाएगा अगर उसको अकेला रुकना है। तो फिर क्या होगा? इसका मतलब अमेरिका को अगर ताइवान को बचाना है तो अमेरिका की हरदम प्रेजेंस होनी पड़ेगी साउथ चाइना सी में। अगर आप अभी देखें 2 यूएसएस के एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप हैं, यूएसएस निमतेज और यूएसएस रोनाल्ड रीगन।
30 से 40 उसकी सबमरीन्स हैं, और जो ताइवान को सबसे लेटेस्ट वेपन F-22, F-35, जो थर्ड टर्बनी हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, पेट्रोइड मिसाइल, तो इसको बहुत ज़्यादा एक प्रकार से आर्म किया हुआ है ताइवान को। ये भी सच है, मैं मानता हूं कि अगर अमेरिका वहां से निकल जाता है या उसकी प्रेजेंस कम होती है तो इसका फायदा उठा सकता है चीन, मगर ऐसी सिचुएशन होने नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन में देख लिया है, उनको पता है कि चीन पे भरोसा नहीं कर सकते। ये मैं मानता हूं जिस प्रकार की मिलिट्री एक्सरसाइज आज चीन कर रहा है उसका फायदा उठाते हुए वो ट्राई कर सकता है, मगर वहां पर अमेरिका की बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है। अमेरिका वो नहीं होने देगा। इस वक्त स्ट्रांग प्रेजेंस है ना सुशांत सरीन, आने वाले कुछ दिनों को आप कैसे देख रहे हैं? जैसे जनरल सिवाच ये कह रहे हैं कि हाँ अभी उसकी स्ट्रांग प्रेजेंस है अमेरिका की, उसके बाद क्या आती हूँ जनरल सिवाच। एक चीज ऐड कर देता हूँ, हाँ मैं एक ही चीज ऐड करना चाहता हूँ। मेरे को लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लग रही है कि कुछ तो करेगा चीन, और चीन इसलिए करेगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो वीक लगे। यहाँ नहीं करे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भारत के अगेंस्ट कर देगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। ये भी एक बहुत शक है, क्योंकि चीन का अगला स्टेप क्या होगा ये कोई नहीं समझ सकता। इसलिए क्योंकि शी जिनपिंग कमजोर नहीं नजर आना चाहते, इकोनॉमिकली आज हालात खराब है, इन्फ्लेशन रेट डबल फिगर में, इकोनॉमी अच्छा नहीं करी, बेल्ट रोड इनिशिएटिव भी काफी फेल हो चुका है, और नवंबर के अंदर हमारा लेना एक ना लेना दो, काम करे अमेरिका, उड़े नैन्सी पेलोसी, और चीन गुस्सा उतारेगा हिंदुस्तान पे, ये तो गजबे हाल हो जाएंगे फिर। सुशांत सरीन आपको क्या लगता है? बिल्कुल कर सकता है। आप जिस बात से ओके जनरल सिवाच, मुझे इसको आगे ले जाने दीजिए ना। कर देगा तो हम हाथ पे हाथ बैठे हुए। हाँ बिल्कुल नहीं होने देंगे, लेकिन क्या चीन ऐसा कर सकता है? सुशांत सरीन। रूबिका देखिए, 2-3 चीजें हमारे को बड़ी क्लियर होनी चाहिए। ये मान लेना कि क्योंकि बाइडेन ने 2 घंटे बात की थी शी जिनपिंग के साथ, तो ये एक बड़ी नॉर्मल तरीके की विजिट थी, और चीन की उत्तेजना बिल्कुल एक लिहाज से बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि अगर चीन का इंटरेस्ट है ताइवान में, उनको अपना वो अभिन्न अंग मांगता है, तो चीन का अपना रवैया अपनी जगह ठीक है, मैं उसको इंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन मैं उनकी तरफ से देख के बात कर रहा हूं। ये मानना कि अमेरिका की बड़ी नॉर्मल विजिट थी, मेरे को नहीं लगता ऐसी बात है। देखिए, जब 1997 में 1997 में जब न्यूट गिनरिच गए थे ताइवान, उस समय राष्ट्रपति डेमोक्रेट थे, क्लिंटन थे, और उनके बीच में जो एक टकराव था उसके तहत वो वहां पर गए थे, और क्लिंटन साहब जैसे बाकी सारे राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो चीन को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन और बढ़ावा दे रहे थे, और रिपब्लिकन्स को वो चीज मंजूर नहीं थी। आज हालात डिफरेंट है, प्रेसिडेंट और स्पीकर जो है एक ही पार्टी के हैं, और ये मान लेना कि वो स्पीकर अपने तय एक जहाज लेके उड़ के चली गई, कोई कोऑपरेशन नहीं थी व्हाइट हाउस के साथ, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, कोई कॉन्करेंस नहीं था व्हाइट हाउस का। मैं तो नहीं मानता कि ये पॉसिबिलिटी है। इसी को मैं साथ में आगे लेके चलता हूं कि उसका मतलब ये है कि अमेरिका की जो नीति है वो बोलते जो मर्जी रहे, चीन को वो जो मर्जी बोलते रहे, लेकिन ये बिल्कुल बहुत क्लियरली वाज़े तौर पर हमारे को नजर आ रहा है कि अमेरिका की नीति चीन को लेकर के काफी बदल चुकी है। वो बेशक ये बोलते रहे कि अभी हमारी कोई नीति बदली नहीं है, हम वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करते हैं, लेकिन वो वन चाइना पॉलिसी की जो इस्लामी स्लाइसिंग है वो शुरू हो गई है। इस तरीके की विजिट्स उसको दर्शाती हैं, और वो सिर्फ अमेरिका से नहीं हो रही, बाकी और देशों से भी हो रही हैं ताइवान में विजिट्स। तो मेरे ख्याल चीन की जो एक लिहाज से जो उनका डर है या जो उनकी उत्तेजना है वो समझ में आती है बात। अब चीन आगे क्या कर सकता है? मेरे ख्याल एज ऑफ नाउ अगले चंद दिनों में, हफ्तों में, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन यूक्रेन का एग्जाम्पल ठीक इसलिए भी नहीं है क्योंकि यूक्रेन में जो कुछ हुआ रूस के साथ, वो दुनिया भर ने देख लिया। और जितनी मिलिट्री असेसमेंट्स थी ना कि रूस अंदर घुसा है यूक्रेन में, और 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर यूक्रेन ढेर हो जाएगा, कीव रूस के कब्जे में आ जाएगा। आज कितने 8 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, कुछ नहीं ऐसा हुआ। तो मेरे ख्याल और ये चीन ने भी देखा है, और चीन की कितनी ताकत है, नहीं है, अमेरिका कहां तक उनके पक्ष में आएगा, ताइवान के कितना उनका समर्थन करेगा, नहीं करेगा, हम इसमें सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं। लेकिन ये मान लेना कि अगर चीन का हमला हुआ तो ताइवान जो है बिल्कुल ढेर हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। और चीन को फिर ये भी देखना पड़ेगा, जो जनरल साहब बात कर रहे हैं उसी को मैं उल्टाता हूं, कि चीन को यह भी देखना पड़ेगा कि चीन की जो अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, चीन के अंदर जो एक प्रॉब्लम्स हैं,
पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, क्या ताइवान के ऊपर यलगार करके चीन और अपने आप को एक खड्डे में डालेगा या उस खड्डे से बाहर निकलेगा? और इसमें एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो चीनी कोई भी राष्ट्रपति होगा वो इसको 10 बारी सोचेगा, क्योंकि अगर वो हार गया जंग, हाँ। तो फिर वो सीधा सूली से लटकेगा और कोई उसके पास चारा नहीं है। फिर उसको कोई बख्शेगा नहीं। वो लेकिन ये जो आर्थिक जंग है ये भी थोपी जा सकती है अनिल त्रिगुणायत। और आर्थिक जंग में चीन कितना अपने आप को थोप पाएगा ताइवान पर? देखिए ऑलरेडी जो ताइवान के साथ उन्होंने जैसे डिक्लेयर किया है, अभी कुछ सैंक्शंस तो करी हैं उन्होंने, खासतौर से फूड आइटम्स और उसके ऊपर में। तो ये इकोनॉमिक सैंक्शंस तो मैं समझता हूँ बड़ा माइल्ड रिस्पॉन्स है। और लेकिन वो एक तरह से कहेगा कि हम चूँकि ये करंट प्रेसिडेंट जो हैं वो स्टेटस को में विश्वास नहीं रखती हैं, शायद ज़्यादा इंडिपेंडेंस चाहती हैं अपनी, तो इसलिए वो ज़रूर कुछ ऐसी कोशिश करेगा जिससे उनको ये एटलीस्ट अपने घर में ये बता सकें चीन में लोगों को कि हमने उनको पनिश किया इस तरह का काम करने के लिए। तो ये ज़रूर हो सकता है। और देखिए ना, अगर आप ये सोचें तो ताइवान का जो इन्वेस्टमेंट है चीन के अंदर मेनलैंड में वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये अमेरिका जिस तरह की ये शुरुआत हुई है एक तरह से मैं समझता हूँ, और सुशांत ने भी ये बात कही इसके बारे में कि अगर अमेरिका ने यहाँ पर आकर के थोड़ी और तूल दे दी, और ये तूल इसलिए नहीं दी है कि वो ताइवान के साथ खड़े हुए हैं, ये तूल बेसिकली इसलिए है कि वहाँ पर कांग्रेसनल इलेक्शंस आ रहे हैं, कैलिफोर्निया से जहाँ से ये खड़ी होती हैं वहाँ पर ताइवानीज बहुत ज़्यादा हैं, ये सब अपना हित भी देख रहे हैं, सबके लिए डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं दोनों के लिए। तो चीन में शी जिनपिंग के लिए है और वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए वो भी काफ़ी वीक दिख रहे हैं। देखिए हर जगह से देख लीजिए तो इस वजह से वो जो करेंगे। लेकिन चीन जो है इस वक्त में अगर वीक दिखता है तो आप समझ लीजिए जैसे उसने ये रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में लोगों को लगा, या अमेरिका का अफगानिस्तान से बाहर जाने के बाद ये लगा कि अमेरिका की किसी के साथ कोई लॉयल्टी नहीं है, कुछ नहीं है, वो कहीं भी छोड़ के चल सकता है। तो उस चीज़ को चीन एक तरह से अपने आप को एक अल्टरनेट बनाने की कोशिश कर रहा था। तो वो मैं समझता हूँ कि उस पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा और जो चीन की साख है उस पर काफ़ी सवालिया वो खड़े हो जाएंगे अगर वो कोई एक्शन नहीं लेता है। नहीं, पर सवालिया निशान तो अशोक सज्जनार साहब अब लगने शुरू हो चुके हैं। हम तो अब तक यही कहते थे दो महाशक्तियां, एक अमेरिका एक चीन, अमेरिका सबसे ताकतवर, चीन की फौज भी कम ताकतवर नहीं है। और आज अमेरिका उसके किसी बिल्कुल नज़दीक के टापू पर आकर चला जाता है। आप भले ही 2-2 घंटे फ़ोन पर बात कर लीजिए, जो अमेरिका को दिखाना था वो दिखा गया है। चीन कहीं चक्कर में फंस तो नहीं गया? आवाज थोड़ी लेट है, दर्शकों को बता दूंगा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मेरे विचार से तो इस एक्शन से अमेरिका अपने लिए ज्यादा मैनूवरेबिलिटी कर रहा है, अपने लिए ज्यादा पॉलिटिकल स्पेस बना रहा है। जो उसको अगर वो चीन के विरुद्ध कुछ काम करना चाहता है, जो अपने लिए वो ज्यादा और फ्लेक्सिबिलिटी बना रहा है। दूसरी बात है इसमें ये जो वो एक और भी संदेश देना चाह रहा है चीन को, जो आपका ये जो इंटिमिडेटिंग टैक्टिक्स है जो साउथ ईस्ट एशिया में है, साउथ चाइना सी में है, तो उसके विरुद्ध जो कि ये सब देश हैं जो कि पार्टनर्स हैं अमेरिका के, आप उनके विरुद्ध ये वाले जो बेलिजरेंट एक्शन कर रहे हैं तो उसको हम लाइन डाउन नहीं लेंगे, उसके विरुद्ध हम आपके विरुद्ध ऐसा एक्शन लेंगे। देखिए जहां तक बात है युद्ध की, आप कोई भी बात करता रहे यहां पर यूक्रेन 2 हो सकता है, मेरे विचार से बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके डायनामिक्स बिल्कुल ही अलग हैं। यूक्रेन के और ताइवान के डायनामिक्स बिल्कुल ही अलग हैं। चीन बिल्कुल नहीं चाहता है, अभी देखिए जिसे कहा जाता है ना, द बॉल इज इन चाइनाज कोर्ट, क्योंकि यहां पर नैन्सी पेलोसी तो आ गई और चली गई। अब जो एक्शन लेना है वो चीन को लेना है, और अगर वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगा, एक तो उसने देख लिया है जो रूस का क्या हश्र हुआ है वहां पर, 5 महीने से ऊपर हो गए हैं, और छोटी शक्ति है यूक्रेन, उसको वो बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं दबा पाया। दूसरा यहाँ पर उनकी मैं एक लाइन का मेरा सवाल है और मैं चाहती हूँ कि उस एक लाइन के सवाल नहीं चाहते हैं कि जवाब को आप चारों से उसी मैं रिपीट नहीं करूंगी कि अगर चाइना ताइवान पर जंग नहीं छेड़ेगा तो फिर करेगा क्या?
मुझे आप ही ऑप्शन दीजिए, मुझे आप ही जवाब दीजिए अशोक सज्जनहार साहब, अब चाइना क्या करेगा? बिल्कुल प्लेन सिंपल अगर मैं पूछूं तो। देखिए प्लेन सिंपल, देखिए मसल फ्लेक्सिंग करेगा, अपने बुलिंग टैक्टिक्स जो कि वो कह रहा है एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में वहां पर अपनी ड्रिल्स करेगा, लाइव एक्सरसाइजेस करेगा, इकोनॉमिक सैंक्शन जरूर उसके विरुद्ध लगाएगा। परंतु मैं अनिल सिगुनाथ से बिल्कुल सहमत हूं, दैट्स अ वेरी वीक रिस्पॉन्स। दूसरा है साइबर अटैक्स करेगा, मतलब बेसिकली उसका तात्पर्य ये होगा, वो बताना चाहेगा अपने लोगों को और दुनिया को that it has not taken the visit lying down, it has responded in a very robust and a very strong manner। आप दोनों पार्ट में बताइएगा, ताइवान के साथ क्या करेगा, अमेरिका के साथ क्या करेगा, चीन स्ट्रेंथ होगी। देखिए अमेरिका के साथ तो उनकी जो करने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा सीमित है, कोई बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका बहादुर वापस रिटेलिएट कर सकता है और उनकी काफी निर्भरता है अमेरिकी मार्केट के ऊपर। जहां तक ताइवान का सवाल है, मैं जो मेरे सहयोगी हैं आपके प्रोग्राम में, मैं काफी हद तक उनकी बात से सहमत हूं। वो दबाव बना के रखेगा, वो सैन्य दबाव भी बना करके रखेगा, एक लिहाज से वो कूटनीतिक दबाव भी बनाएगा और कुछ हद तक आर्थिक दबाव भी बनाएगा। लेकिन आर्थिक दबाव वो कितना बना सकता है? एक लिहाज से अगर देखा जाए तो चीन की निर्भरता ताइवान के ऊपर ज्यादा है बनस्बत ताइवान की निर्भरता चीन के ऊपर। इन्वेस्टमेंट की बात की थी शायद एम्बेसडर साहब ने, त्रिगुनाथ साहब ने, वो अपनी जगह बिल्कुल बात ठीक है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट शायद फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो ताइवान की है, जो अब निकल रही है चीन से। दूसरी चीज ये कि जो अभी उन्होंने सैंक्शंस भी लगाए हैं वो बहुत छोटी मोटी चीजों के ऊपर लगाए हैं। जो मेजर चीज जिसमें ताइवान वर्ल्ड लीडर है, माइक्रोचिप्स हो गए और इस तरीके का जो साजो सामान हो गया, जिसके ऊपर चीन की अपनी मार्केट जो है वो निर्भर है, उसके ऊपर तो उन्होंने कोई सैंक्शन नहीं लगाया। तो मेरे ख्याल चीन की लिमिटेशंस हैं कि वो ताइवान के ऊपर अभी कितना दबाव बना पाएगा। लेकिन अगले 2 से 3 साल, और आपको वो टाइम फ्रेम वो लेकर के चलना होगा, और उस 2 से 3 साल के अंदर और बहुत कुछ होगा। तो फिर चीन का क्या संयम वो खो देगा, नहीं खोएगा? तो मेरे ख्याल हालात तनावपूर्ण रहेंगे, लेकिन क्या चीन अगले स्टेप पर जाएगा बियॉन्ड ये जो छोटी मोटी वो जो चीजें दबाव बनाने वाली करेगा? उस पर अभी कुछ पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है। और चूंकि आपने इसका जिक्र कर दिया है, मैं दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बता देना चाहती हूँ कि अब तक चीन ने ताइवान पर क्या किया नैन्सी पेलोसी के इस विजिट के बाद। एक तो 21 लड़ाकू विमानों से जो है ताइवान की सीमा लांघी गई है और टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान भी चीन ने कर दिया है। ताइवान के इर्द गिर्द ही 6 जगह पर इस वक्त वो युद्ध अभ्यास कर रहा है। ताइवान की जो सरकारी वेबसाइट है, हमें खबर मिल रही है कि उस पर साइबर अटैक किया गया है। ताइवान के 2 संगठनों पर बाकायदा आर्थिक पाबंदी भी लगा दी है और चीन में अमेरिकी राजदूत को समन करके और अपनी परेशानी या अपने गुस्से का इजहार किया है। बस अब तक यही कर पाया है। दैट्स अबाउट इट। अनिल साहब, इसके आगे कुछ नहीं, और क्या करेगा? देखिए, अगर चीनी लीडरशिप में थोड़ा मैं समझता हूँ संयम रहा, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि चीन भी दूर तक की देख के चलता है, कुछ भी कहें, हम एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, वहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है हर चीज़ की। तो वो ये इसको जो अभी सबने कहा है, यही चीज़ को आगे बढ़ाता रहेगा, वो करता रहेगा। लेकिन ये कब अपना जो थ्रेशोल्ड है उसको क्रॉस कर जाए किसी भी उसमें, तो वन नेवर नोस। तो ये एक बड़ी सिचुएशन है। मैं समझता हूँ कि चीन की अपनी जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से अगर कुछ भी होता है और ज्यादा है, इससे ज्यादा है। देखिए, मैं नहीं कह सकता कि वो लड़ाई लड़ेंगे या घुस जाएंगे, इन्वेजन करेंगे। अब मैं एक सेकंड आपके पास दोबारा आती हूँ, शायद आप ही की बात पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ एम्बेसडर साहब से की बात में एक थोड़ा सा नुक्ता जोड़ रहा हूँ कि सिविलाइजेशन तो ताइवान की भी वही है जो चीन की है। तो अगर चीनी बहुत दूर की सोचते हैं तो हम ये कैसे मान लेंगे कि ताइवान ने ये सारा कुछ नहीं सोचा होगा कि चीनी क्या कर सकते हैं उनके साथ और उससे वो अपना बचाव कैसे करेंगे? तो मेरे ख्याल एक पहलू उसको हमको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन रूबी का एक सेंटेंस और, आपने जितनी चीजें गिनवाई ना कि उन्होंने 21 जहाज भेजे और उन्होंने साइबर अटैक किए,
ये सारे के सारे पैंतरे चीन पिछले 2-2.5 साल से करते आ रहा वैसे है। भी कर रहा है। हाँ। इसका मतलब कि उसका कोई असर नहीं पड़ा ताइवान के ऊपर। हाँ। तो ये थोड़ा बहुत और कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशंस भी वो कोशिश कर चुके हैं और उसमें भी उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो वो थोड़ी और कोशिश कर लेंगे। तो लेकिन अगर कुछ अब करेंगे तो कुछ ऐसा करेंगे जो शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, उसको देखना पड़ेगा। अनिल जी 30 सेकंड सर। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे सुशांत जी ने सही बात कही, लेकिन बात यह है कि एक पैरिटी ऑफ पावर भी एक चीज़ होती है। तो वो जो चीन अपने आप को जब अमेरिका को हटाने की कोशिश कर रहा है कि उसको रिप्लेस करे कभी किसी टाइम पर जाकर के, तो नेचुरली है कि उनकी एम्बिशंस बहुत हाई हैं और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी काफ़ी हाई है। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो इकोनॉमिक कंडीशंस चाहे दुनिया की ख़राब है, लेकिन बड़ी पावर्स की और भी ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसे में युद्ध मेरे को नहीं लगता है कि एक बड़ा युद्ध किसी भी तरह का वो चाहेगा। लेकिन आप तीनों लेकिन कुछ से ना कुछ एक अलग राय रखते हुए जनरल सिवाच ये कह रहे हैं कि वो अपनी खींच भारत पर भी निकाल सकता है। जनरल सिवाच, अब मैं चाहूंगी उसे आप थोड़ा और एक्सप्लेन करें। देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि चीन का अगला स्टेप क्या होगा। आप अगर उसको एनालाइज अच्छी तरीके करें तो आप गलत भी हो जा सकते हैं। तो ये सोचें, अप्रैल 2020 में जब वो लद्दाख में आया था तो हमें ज्ञान भी नहीं था, ना इंटेलिजेंस था। वो ट्रेनिंग करने आया था और वो भारत के अंदर आ गया। अब उसको एनालिसिस करते रहो कि वो आया तो आया क्यों, और आके आज तक वो डेप्सांग से वापस नहीं गया। तो मैं इसका यही मतलब करने के बाद रहा हूँ, जब भी कभी क्राइसिस आता है चीन के अंदर तो चीन कुछ ऐसा एक्शन कर लेता है जो सबको बुखला देता है और आप उसको एनालिसिस कर सकते हो। आप देखो आज भूटान के अंदर उसने क्या किया है। भूटान के अंदर आपने डोकलम के अंदर उसको रास्ता बनाने नहीं दिया, वो वापस गया, वो भूटान के इलाके में गया, वहां से उसने 3 गांव बनाए और जामफरी रिज में आ गया जहां आना था। और आज भी वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को डोमिनेट कर रहा है और वो मेन इंडिया को कट कर। मेरा मतलब ये है कि चीन क्या आगे करेगा इतना आसानी से आप एनालिसिस नहीं कर सकते। मेरा ये सच्चाई है कि चीन को जो अभी डेंट लगा है, ये बात कह रहे हैं तो मेरे जहन में एक चीज ये आ रही है जनरल सिवाज कि वो अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको थोड़ा राजी करने के लिए, उसे थोड़ा बताने के लिए कि देखो मैं कितना ताकतवर हूं, वो ये काम कर सकता है क्योंकि ये चीन है, उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अब उसके लिए हमें कितना तैयार रहने की जरूरत है और क्या हम तैयार हैं, इस पर भी एक एक रिएक्शन आप सबका लूंगी। हम अब इस शो के आखिरी सेगमेंट पे पहुंच चुके हैं और इसीलिए 30-30 सेकंड में अपने सारे मेहमानों को दूंगी। और अशोक साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूं। जो जनरल सिवाच कह रहे हैं उसको आप आंख बंद कर तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चीन अपने घर की जो जनता है उनको किसी तरीके से तो कोई मैसेज देना चाहेगा, तो वो भारत के साथ किसी तरह की गड़बड़ी कर सकता है। देखिए, भारत के साथ वो गड़बड़ी तभी करेगा अगर वो ये समझता है जो भारत एक इजी टारगेट है और उसने समझ लिया है, चाहे वो डोकलाम में हो या वो गलवान में हो, लद्दाख में हो, जो इंडिया इज नॉट एन इजी टारगेट। जितनी तेजी से हमने वहां पर अपने 50,000 सैनिक तैनात किए, जितनी तेजी से हमने वहां पर कैलाश हाइट्स पर कब्जा किया, जैसे हम वहां पर 24/7 365 हम वहां पर डटे हुए हैं। इंडिया इज नॉट एन इजी टारगेट। इंडिया के पास देखेगा भी नहीं। सुशांत सरीन, 30 सेकंड्स टू यू। देखिए, मैं उस संभावना को पूरी तरीके से खारिज तो नहीं करता, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि वो ताइवान में जो उसको मुंह की खानी पड़ी है उसको वो भारत के ऊपर निकालेगा। भारत के खिलाफ उसका उद्देश्य कुछ और होगा, वो ताइवान नहीं होगा। लेकिन ताइवान के अंदर वो क्या करेगा इसको अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो वो कर सकता था स्पष्ट तौर पर वो तो वो कर चुका है और उसका कोई असर नहीं हुआ। अब आगे क्या करेगा, मेरे ख्याल इसको गेम करना पड़ेगा और इसकी संभावनाएं देखनी पड़ेगी क्या क्या वो कर सकते हैं। ओके, ताइवान के साथ क्या करता है ये देखना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त ये नहीं लग रहा है कि वो भारत की तरफ अपनी आंख उठाकर देख भी सकता है। आपका क्या कहना है आनंद साहब? देखिए, चीन जो भारत के लिए हमेशा के लिए चैलेंज है, बहुत सालों के लिए, और उसके लिए मैं समझता हूं हम पूरी तरह तैयार हैं। अरे वाह,
ये बढ़िया हिंदुस्तानी वाला जवाब था। आ जाओ मैदान में, हम पूरी तरह तैयार हैं। वक्त देने की जरूरत नहीं है, 30 सेकंड छोड़ो, हम 10 सेकंड में निपटा देंगे। जनरल से बात। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि भारत बिल्कुल तैयार है, और भारत के साथ अगर कुछ भी करने की कोशिश करेगा चीन तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भारत इसके लिए ध्यान ना दे, क्योंकि जो उसने पहले किया है वो अब फिर कर सकता है। मगर जहाँ बात आई है ताइवान की, मैं यही कहूँगा जितनी देर ताइवान जाता रहेगा, हर साल ताइवान ताकतवर बनता जा रहा है, फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। अगर चीन सपना ले रहा है कि ताइवान को उसने अपने साथ मिलाना है, जैसे जैसे समय जाता जाएगा वो काम बहुत कठिन हो जाएगा, मिलिट्रीली भी और पीसफुली भी। मुझे लगता है कि चीन की सबसे बड़ी चैलेंज है, अगर वो ताइवान को अपने साथ मिलाना चाहता है वो मिलना मुश्किल है। जैसे जैसे टाइम पास होगा, ताइवान एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनता जा रहा है, ताइवान एक फाइनेंशियल हब सेंटर बन रहा है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो विजिट है उसने ये दिखला दिया कि इवन ताइवान इज नॉट अ इजी पुश होगा, और बड़ा मुश्किल होगा चीन को अगर वो सोचता है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वो ज़बरदस्ती उसको साथ ले लेगा। मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा लेसन है। और मैं कह रहा हूँ भारत के लिए, मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको कभी भी चीन के साथ विश्वास मत करें। चीन अगला स्टेप भारत के साथ क्या कर सकता है वो आप कभी भी नहीं सोच सकते, क्योंकि जो उसने डोकलम में किया, आपने बोला कभी भी डोकलम के अंदर नहीं आ सकता। हमारा 125 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, इतनी बड़ी मार्केट देता है इंडिया, मगर उसने वो किया जो डोकलम में। डोकलम के बाद हमने सोचा कन्वेंशनल वारफेयर हो ही नहीं सकता चीन के साथ, क्योंकि चीन और भारत के ट्रेड के रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वह 3 डिवीजन लेके लद्दाख में आ गया, वो अलग बात है। भारत का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, मगर चीन ने तो कर दिया ना जो करना था, और हमें तो सरप्राइज किया ना। हमारा तो इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं खामियां रहेगी। तो आप उस पर रियलिस्टिक असेसमेंट करें। कई बार हम अपने देश को करने के लिए हम इसको करते हैं, पर ये मैं समझता हूं कि उसने जो किया वो हमारे भले के लिए किया, क्योंकि अभी हमारी आंखें खुल गई है। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए, और मुझे लगता है अगले 5-7 साल में हमारी डेवलपमेंट भी काफी अच्छी हो जाएगी, और उतनी हो जाएगी जितनी आज चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कर लिया। लेकिन आज पता नहीं, मैं आपसे एक्सपीरियंस में बहुत कम हूँ, लेकिन आज चीन को देखकर बस ये फीलिंग आ रही है कि ताइवान तो संभल नहीं रहा है, और अब ये हिंदुस्तान की तरफ देखेगा। मतलब वहाँ नैन्सी पेलोसी 83 साल की पॉइंटेड हील पहनकर महिला आई, वहाँ रुकी, आंखों में आंखें डालकर देखा, जो कहना था कहा, और वहां से उड़ भी गई। और जो शुरू में मैंने कहा था चाइना सिर्फ चीची करता रह गया, तो आज के चाइना को जब मैं देख रही हूँ तो मुझे हंसी सी आ रही है कि भैया ये कर पाएगा क्या कुछ। सुशांत सरी नहीं, देखिए कोशिश तो हिमाकत तो सब लोग कर सकते हैं। जहां पर मेरी जनरल साहब से मेरी राय थोड़ी अलग है। जो जनरल साहब कह रहे हैं ना कि हम लोग अब जग गए हैं, हम रूबी का 75 साल में हम पाकिस्तान के ऊपर तो जगे नहीं हैं। हर 2-3 साल के बाद हम वही गलतियां करते हैं जो पहले कर चुके हैं, कि उनसे बात करेंगे, इनको समझा लेंगे, इनको ठीक कर लेंगे। वहां पर तो हम जगे नहीं है। पता नहीं चीन के साथ जगेंगे कि नहीं जगेंगे, मुझे तो थोड़ा शुबा है, क्योंकि जिस दिन चीन ने हमारे से बड़ी अच्छी प्यार मोहब्बत की बातें करनी शुरू करी, हम फिर वापस डुल जाएंगे और फिर हमारे साथ वही होगा जो अभी हुआ है। तो मेरे ख्याल जनरल साहब की वो बात तक तो मैं रजामंद हूं कि हमारे को कभी भी जो एडवर्सरी है या जो दुश्मन है उसको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए और उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन हम अक्सर करते हैं, ये हमारा वतीरा ही है। ये हमारी अच्छाई है कि हम अच्छे बने अच्छाई नहीं, हमारी बेवकूफी है। नहीं, हम इसे मानते हैं कि हमारी अच्छाई है, हम अच्छाई करते रहे, सामने वाला अच्छा करता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं, हमें अमेरिका टाइप बनना पड़ेगा सर। अनिल जी, अमेरिका टाइप के नैन्सी जी को कहे हमारी सुनी नहीं रही थी, हम तो मना करते रहे, लेकिन देखिए आ गई। 2 घंटे बात करें चीन से, लेकिन काम कुछ और करें। देखिए ऐसा है कि हर एक मुल्क की अपनी एक अलग पॉलिसीज होती है, और भारत की अपनी पॉलिसी है। और ये भी बात सच है कि चीन आपका सबसे बड़ा नेबर है, तो आपको जो कंपटीशन और कोऑपरेशन वाली पॉलिसी है
आपको अपना देखना है कि आप कितना डेवलप कर पाएंगे। मैं उन लोगों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जो वॉर के फेवर में है। हम लोग डिप्लोमैट्स हैं, हमारा काम पीस को बढ़ाना है। लेकिन आप ये सुनिए, तैयारी हमेशा रहनी चाहिए कि हमारे को कोई इस तरह से, जैसे पुश ओवर की बात कही जनरल साहब ने या सरीन साहब ने, तो हम वो नहीं रहे हैं। अब कुछ भी कहें, अब देखिए चीन को आज भी लगता है कि जिस तरह की भारत की साख हो गई है, जिस तरह की हमारी फोकस है इस वक्त में, तो मैं समझता हूँ बातचीत तो करना पड़ेगा। अपने से बात नहीं करेंगे क्योंकि आप किसी भी, इंडिया एक ऐसी पोजीशन में है जहां हमें खुद पे रिलाई करना पड़ेगा बस। हाँ, जब तक हम अपनी ताकत को नहीं समझेंगे तब तक बाकियों की ताकत को रोक नहीं पाएंगे। आप सभी से बात करने में बड़ा आनंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया भर में जिस तरीके की इस वक्त राजनीति हो रही है उसे समझाने के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।